नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे इस हिंदी श्रृंखला में, जिसका नाम है चरक पूर्वार्ध नोट्स इन हिंदी, आज हम बात करेंगे अध्याय छठा, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है तस्या शितीय। तो ये मैं प्रेजेंट करने जाने वाला हूँ। मेरा नाम है प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। मैं एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन और एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी में हूँ। और ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है ayurvedicfriend.com। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9226810630। और ये मेरा मेल आईडी है professor.deshpande@gmail.com। ये मैंने लिखी हुई पुस्तिका है चरक संहिता पूर्वार्ध संक्षिप्त, जैसी कि शॉर्ट नोट्स जैसी बनाई है। इसका लेखक मैं वैद्य राजेंद्र देशपांडे और मेरे सहकारी हैं वैद्य योगिता जमदाड़े मैडम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे से जरूर मेल कर सकते हैं, जिसके द्वारा मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकता हूं, जिसके द्वारा मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता सकता हूं। और आप जानते हैं मैं पामिस्ट्री भी कंसल्टेशन करता हूं। तो शुरू में मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर योगिता जमदाड़े मैडम, जिसने ये वैल्यूएबल उनका जो ज्ञान है वो इस बुक राइटिंग में उसका बहुत सहयोग मेरे को मिला है। तो उसको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। चलो चलते हैं, बात करते हैं अध्याय छठा, तस्या शितीय। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पहले वाला, इससे पहले जो चैप्टर था उसका नाम था पांचवें अध्याय का। तो उसमें हमने मात्रा पूर्वक आहार करने से बल, वर्ण और आयु की वृद्धि होती है, ये बात जान ली है। किंतु आप जानते हैं कि वर्षा, शीत या उष्ण ऋतुओं में मात्रा पूर्वक भोजन करने पर बल, वर्ण और आयु की वृद्धि तो दूर रही, मात्राशी व्यक्ति भी बीमार पड़ सकती हैं। इसलिए यहां ये आशंका पैदा होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो आशंका मिटाने के लिए और यह बतलाने के लिए कि मात्रा पूर्वक आहार तद्वत ऋतुओं के अनुकूल होने पर ही बल और वर्ण वर्धक हमारा आहार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये जो तस्य अशितीय जो अध्याय है, इस अध्याय में इसका समावेश स्वस्थ चतुष्क में किया गया है। अध्याय का आरंभ तस्य अशितादि शब्द के होने के कारण अध्याय का नाम तस्याशितीय रखा गया है। स्वास्थ्य परिपालन करने के लिए ऋतु के अनुसार योग्य आहार विहार का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ये देखिए, ये 6 ऋतु, 6 सीजन्स कौन से हैं? ये संवत्सर बोलते हैं पूरे वर्ष को। उसमें 2 भाग आते हैं, एक तो है आदान काल और दूसरा है विसर्ग काल। तो आदान काल ये आग्नेय काल है और ये विसर्ग काल ये सौम्य काल है। आदान काल में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म का समावेश रहता है और विसर्ग काल में वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु का समावेश किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां देखिए, शिशिर ऋतु में आदान काल का मतलब है हमारी जो भी ताकत है, हमारा जो भी आरोग्य है, उसमें कमी आ जाती है। और विसर्ग काल का मतलब है जो निसर्ग है उसके द्वारा हमें ताकत मिलती है और आरोग्य भी मिलता है। तो ये देखिए, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये असेंडिंग ऑर्डर में, शिशिर में थोड़ा सा हमारा आरोग्य की तकलीफ हो सकती है, वसंत में ज्यादा हमारा बल का शोषण किया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारा आरोग्य, हमारी ताकत कम हो जाती है। वो ताकत यहां पर वापस मिल जाएगी आपको, वर्षा में थोड़ी वापस मिलेगी, शरद ऋतु में और ताकत मिलेगी और हेमंत ऋतु में
बहुत सारी ताकत, बहुत सारा आरोग्य हमारे पास रहेगा। तो इसका कारण क्या है? ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, शिशिर ऋतु में रुक्षता 25% हम कह सकते हैं, है ना? नहीं तो 30% कह सकते हैं। वसंत ऋतु में रुक्षता बढ़ जाती है, 60% हो जाएगी। और ग्रीष्म ऋतु में 100% रुक्षता शरीर में बनी हुई रहती है। ये अभी देखिए यहां पर स्निग्धता बढ़ रही है, तो यहां पर स्निग्धता 30% आ गई। स्निग्धता शरद ऋतु में और बढ़ी, 60% हो गई। और हेमंत ऋतु में सबसे ज्यादा चिकनापन हमारे शरीर में रहता है, तो उसको हम 100% बोलेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि शरीर बल धीरे धीरे इस रस की वजह से, क्योंकि जो सृष्टि में शिशिर ऋतु में जो वनस्पतियां रहेगी, आहार रहेगा, उसमें तिक्त रस का हमें ज्यादा मालूम पड़ जाएगा, उसमें तिक्त रस रहेगा। वसंत ऋतु में कषाय रस की वनस्पतियां, कषाय रस की आहार द्रव्य हो जाएगी। और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस का प्राधान्य रहेगा। विसर्ग काल में वर्षा ऋतु में अम्ल रस बताया गया है। शरद ऋतु में लवण रस का समावेश आ जाता है, लवण रस होता है। और हेमंत ऋतु में वनस्पतियां, औषधि द्रव्य और हमारा खान पान, उसमें ज्यादातर मधुर रस का प्राबल्य रहता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे ऋतुचर्या के बारे में। अर्ली विंटर का मतलब है हेमंत ऋतु, मोस्ट हेल्थी सीजन ऑफ द ईयर, ऐसे उसको बताया गया है। इसके हेमंत ऋतु कौन से मास में होता है? मार्गशीर्ष पौष। और इंग्लिश जो महीने हैं वो नवंबर और दिसंबर की हम बात करेंगे। इसमें भौगोलिक स्थिति हेमंत ऋतु में कैसी रहेगी? दीर्घ दिन तथा छोटी रात रहेगी। वातावरण में शीत गुण का प्राबल्य रहेगा। शारीरिक स्थिति, हेमंत ऋतु में सब लोगों में बलवान रहेंगे, स्ट्रेंथ रहेगी। जाठराग्नि या पचन शक्ति बहुत भली भांति उत्तम रहेगी। और शरीर बल या व्याधि प्रतिकार शक्ति बहुत बहुत बढ़िया रहेगी। तो हेमंत ऋतु जो है वो सबसे हेल्दी सीजन, आरोग्यपूर्ण ऋतु माना गया है। तो इसमें हेमंत ऋतु में हमें स्वास्थ्य रखना है, तो क्या क्या करना चाहिए? गुणतः स्निग्ध गुण का अवलंबन करना चाहिए। खाने में अम्ल, लवण और मधुर रस का सेवन करना चाहिए। मत्स्य आदि जलचरों का मांस हितकर हो जाएगा हेमंत ऋतु में। मदिरा, मधु का सेवन कर सकते हैं। आहार में गोदुग्ध, इक्षु रस से निर्मित पदार्थ, तैल, नवीन धान्य, उष्ण जल, ये सब चीजें बहुत बहुत उपयुक्त रहेगी हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में लाइफस्टाइल, विहार कैसा होना चाहिए? आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं, यथेच्छ मैथुन कर सकते हैं। भूमि गृह का मतलब है हमारी रूम जो है पूरी पूरी गर्म होनी चाहिए। उष्ण गृह, गर्भगृह में निवास होना चाहिए। गुरु और उष्ण वस्त्र धारण हमें करना चाहिए। हेमंत ऋतु में जो भी उपक्रम हम करेंगे वो अभ्यंग करेंगे। पूरे शरीर को तेल से मालिश करेंगे। उत्सादन, जिसको हम ड्राई पाउडर मसाज कहते हैं, वो उपटन लगाएंगे। अगरू वनस्पति का लेप लगाएंगे। मूर्ध तेल, सिर के ऊपर तेल डालेंगे। और आतप, जहां जहां आतप का सेवन पॉसिबल है, शक्यता है, वो आतप सेवन की बात हम करेंगे। हेमंत ऋतु में हमें क्या वर्ज्य करना चाहिए? जो ज्यादा वातल पदार्थ हैं, लघु गुणात्मक पदार्थ हैं, वो नहीं लेना चाहिए। प्रमित आहार नहीं होना चाहिए। और प्रवात का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। शिशिर का मतलब है लेट विंटर। तो शिशिर ऋतुचर्या की हम यहां पर बात कर रहे हैं। उसके मास महीने हैं माघ फाल्गुन, और इंग्रजी महीने हैं जनवरी फरवरी। शिशिर में भौगोलिक स्थिति कैसी रहेगी? चुभन भरी तथा अति शीत शुष्क हवा के कारण ठंड की अनुभूति अधिक हो जाती है। शारीरिक स्थिति उत्तम रहेगी, बल उत्तम रहेगा आपका। और ऋतुचर्या हेमंत ऋतु के समान ही पूरे के पूरे हमारी जो लाइफस्टाइल है, आहार विहार है, वो होना चाहिए। गुणतः स्निग्ध, गुरु
और उष्ण का हम सेवन करेंगे। रसतः अम्ल, लवण और मधुर जो रस हैं उसके बने हुए आहार पदार्थों का सेवन करेंगे। विहार की बात आई, लाइफस्टाइल की, तो वायु विरहित उष्ण गृह, जहां पर अभी हम रूम हीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटे सूती ऊनी वस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं। क्या वर्ज करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कटु, तिक्त और कषाय रसात्मक आहार, वातल आहार नहीं होना चाहिए। लघु और शीतवीर्यात्मक आहार भी नहीं लेना चाहिए। आगे चलते हैं। तीसरा ऋतु चल रहा है वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन की हम बात कर रहे हैं। वसंत ऋतु ये कौन से महीने में आ जाएगा? चैत्र वैशाख। मैं कर्सर यहां पर लगा देता हूं, चैत्र वैशाख। अंग्रेजी महीने जो हैं मार्च अप्रैल, ये वसंत ऋतु का सीजन है। यहां में वसंत ऋतु में शारीरिक स्थिति की बात देखिए। शिशिर ऋतु की तेज ठंड के कारण संचित हुआ कफ, अभी क्या हो गया? सूर्य की मात्रा बढ़ गई, वसंत ऋतु में सूर्य ज्यादा तेज बन गया, तो सूर्य की उष्णता के कारण ये जो कफ संचित हुआ है वो विरल हो जाता है, कफ पतला हो जाता है। हेमंत और शिशिर ऋतु में शरीर में कफ की संचिति होती है। फिर वसंत ऋतु में सूर्य की प्रखरता के कारण, उष्णता के कारण वो कफ विरल हो जाता है, पिघल जाता है, और उसके द्वारा कफ प्रकोपजन्य व्याधियां जैसे प्रतिशाय, श्वास, क्षुधानाश इत्यादि व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसके लिए, ये प्रतिबंध करने के लिए हमारी ऋतुचर्या, ये देखिए कर्सर कैसी होनी चाहिए। हम लोगों ने लघु गुणात्मक आहार लेना चाहिए जो पचन में, हजम होने में आसान रहेगा। खाने में कटु, तिक्त और कषाय रस का इस्तेमाल करना चाहिए। सारांश हम बोल सकते हैं कि कफघ्न, कफ को कम करने वाला आहार, कफ को कम करने वाला विहार, लाइफस्टाइल होनी चाहिए। वसंत ऋतु में कौन से द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं? यव है, गोधूम, लघु मांस सेवन करे। स्नान करने के लिए कोष्ण जल होना चाहिए। मैथुन अल्प मात्रा में ही हितकर हैं। इसमें एक संशोधन उपक्रम करने से कफ व्याधियां का प्रतिबंध हो सकता है और कफ व्याधि का उपचार भी हो सकता है। तो पंचकर्म में से जो वमन है वो इस वसंत ऋतु में वासंतिक वमन किया जाता है। धूमपान, आयुर्वेदिक धूमपान, व्यायाम, उद्वर्तन, चंदन अगरू का लेप करना चाहिए, कवल ग्रह गर्गलिंग करना चाहिए, अंजन लगाना चाहिए। और इसी वसंत ऋतु में वर्ज्य क्या है? हमें जो भी कफ को बढ़ाएगा वो सब चीजें, चाहे वो आहार हो, चाहे वो विहार हो या लाइफस्टाइल हो, कफ कर जो है वो वर्जित करना चाहिए। जैसे कि यहां देखिए, कर्सर लाने की कोशिश, गुरु आहार नहीं लेना चाहिए, अम्ल स्निग्ध इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मधुर पदार्थ नहीं खाने चाहिए, और दिन में सोना नहीं चाहिए, दिवा स्वाप नहीं लेना चाहिए वसंत ऋतु में। आगे चलते हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात चर्चा करेंगे जिसको समर सीजन कहा जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़ में आ जाता है। मई और जून, मई एंड जून, दीज आर द इंग्लिश मंथ्स। भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें तो ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा तथा रात छोटी होती है। दिन बड़ा, रात छोटी। तीव्र सूर्य संताप हो जाता है।
असहनीय उष्णता रहती है। तो इस उष्णता के कारण क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में जो जलीय अंश है वो कम हो जाएगा, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन इज पॉसिबल इन समर सीजन। स्निग्ध गुण कम हो जाएगा, रुक्षता बढ़ जाएगी और हमारा शरीर दुर्बल बन जाएगा। इन ग्रीष्म ऋतु में बहुत ताकत कम रहती है, काम के लिए उत्साह नहीं रहता। तो क्या करें इस ग्रीष्म ऋतु में, हम कैसे बर्ताव करें? इसको बोलते हैं ऋतुचर्या आयुर्वेद में। तो शीत द्रव्य का इस्तेमाल कीजिए, द्रव द्रव का इस्तेमाल कीजिए, बेवरेजेस, लघु और स्निग्ध गुण वाला आहार विहार लेना चाहिए। मधुर रस का इस्तेमाल करें, मधुर रस, द्रव्यतः शीत, स शर्कर मंथ, शक्कर डाल के कुछ शरबत बनाना चाहिए। पाचन की दृष्टि से हल्के मांस रस का सेवन करें। मैं तो बोलता हूं ज्यादातर मेरे प्यारे दोस्तों, इस ग्रीष्म ऋतु में हो सके तो मांसाहार मत कीजिए, ये मेरी पर्सनल सलाह है। नॉनवेज का इस्तेमाल ग्रीष्म ऋतु में नहीं करना चाहिए। जो मॉडर्न वाली जो बियर, कोई भी हार्ड ड्रिंक्स जो रहती है अल्कोहल, वो नहीं लेनी चाहिए। जो आयुर्वेदिक कुछ नेचुरल तरीके से बनाया हुआ मद्य है वो आप अल्प प्रमाण में भरपूर जल डालकर सेवन कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं अल्कोहल की नहीं, बियर की नहीं, विस्की की नहीं, रम की नहीं, या आयुर्वेदिक मद्य जिसको बोलते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। विहार में इस ग्रीष्म ऋतु में अधिक बार धूप में अथवा उष्ण वातावरण में विहार त्याज्य है, घूमना नहीं चाहिए। सायंकाल में उद्यान जलाशय के समीप भटकना विहार लाभदायी होता है। दिवा स्वाप, थोड़ा सा हल्का सा, यू कैन स्लीप एट डे टाइम, इट इज पॉसिबल ओनली इन ग्रीष्म ऋतु। कृत्रिम पंखे की हवा भी लाभदायक कई लोगों के लिए हो सकती हैं। इस ग्रीष्म ऋतु में पित्तकर, पित्त प्रकोपक आहार विहार नहीं करना चाहिए, जिसके पित्त बढ़ जाए, क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा पित्त बढ़ने की संभावना है। तो लवण, अम्ल, कटु ये नहीं लेना चाहिए। उष्ण पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सिगरेट नहीं होना चाहिए, दारू नहीं होनी चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं होना चाहिए। व्यायाम भी बहुत कम करना है आपको, और मैथुन भी नहीं करे तो अच्छा है। आगे चलते हैं, वर्षा ऋतु की बात करते हैं। वर्षा ऋतु का मतलब है रेनी सीजन, बारिश का मौसम। ये श्रावण भाद्रपद में रहेगा। जुलाई एंड अगस्त ये महीने रहेंगे वर्षा ऋतु के लिए। तो ये वर्षा ऋतु में वात प्रकोप की संभावना है। तो शारीरिक स्थिति देखिए कैसी है। ग्रीष्म काल में शरीर की रुक्षता तथा साथ में वर्षा ऋतु का शीतल वातावरण, ये दोनों से ये देखिए, यहां पर रुक्षता है, यहां पर ठंड है, शीतल है। तो ये दोनों से, रुक्षता और शीतलता से वात प्रकोप हो जाता है। अग्नि दुर्बल रहता है, पचन शक्ति विकृत, शरीर भी दुर्बल ही रहता है। तो ये सबको हमें इसके साथ रहना है ये वर्षा ऋतु में। तो हमारी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए? गुणतः क्या करना चाहिए? स्निग्ध गुण का इस्तेमाल कीजिए, जिसको हम काउज घी बोलते हैं। वात में वर्षा अधिक होने वाले दिन में ये विशेषता तूप का, घी का सेवन करना चाहिए। रसतः अम्ल और लवण रस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वात को हमें काबू में लाना है। द्रव्यतः 1 वर्ष पुराना धान्य, गोधूम, यव, मूंग की दाल, शाली, जांगल मांस, युष, क्षौद्र युक्त सेवन करें।
मध हनी डालकर यह सेवन करना चाहिए। वात के लिए आप तो जानते हैं, बस्ती ये बहुत इंपॉर्टेंट पंचकर्म है। तो बस्ती का उपक्रम हितकर रहेगा। हल्का स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उपक्रम में प्रघर्षण उद्वर्तन कीजिए, स्नान कीजिए, गंधमाला धारण कीजिए। वर्ज्य क्या करना है हमें? अभी भी जैसे ग्रीष्म ऋतु में दिवास्वाप अलाउड था, दिन में शयन अलाउड था, तो ये वर्षा ऋतु में दिवास्वाप नहीं करना चाहिए। ठीक है? नदी जल, व्यायाम, व्यवाय, आतप सेवन, ये सब चीजें हमें वर्ज्य करनी चाहिए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। शरद ऋतु या ऑटम की मैं बात कर रहा हूं। ये अश्विन कार्तिक महीने में शरद ऋतु की बात चलेगी, जिसको हम सितंबर अक्टूबर मंथ्स कह सकते हैं। भौगोलिक स्थिति देखी जाए शरद ऋतु में, तो क्वचित धूप और क्वचित वर्षा, दोनों की मिलावट रहती है, धूप का भी और वर्षा की भी। आकाश दिन में साफ सुथरा रहता है तथा रात्रि काल में शरद की चांदनी दिखाई देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, दिन में तेज धूप रहती है, जिसको व्यवहारतः अक्टूबर हीट कहा जाता है। इसमें शारीरिक स्थिति कैसी रहेगी शरद ऋतु में? चमकते सूर्य की उष्णता अचानक ही बढ़ जाती है और पित्त प्रकोप होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में भी पित्त प्रकोप रहेगा और शरद ऋतु में भी पित्त प्रकोप ही रहेगा। पित्त प्रकोप के कारण ग्लानि और उष्णता के अन्य व्याधियां या उपद्रव संभव है। उसमें हमारी ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए शरद ऋतु में? खाना पीना जो है हमारा, आहार विहार, वो इजी टू डाइजेस्ट, लघु और शीत गुण वाला होना चाहिए। उसमें रस कौन से होनी चाहिए? मधुर, तिक्त और कषाय रस का हमने सेवन करना चाहिए। गेहूं, भात, यव, ये हम खाने में ले सकते हैं। शरद ऋतु में खिले हुए पुष्पों की मालाएं धारण करें। सायंकाल में चंद्र किरणों का सेवन करें और उपक्रम में तिक्त घृतपान, जैसे कि मैं बता दूं आपको, महातिक्तक घृत ये बाजार में मिल जाएगा। महातिक्तक घृत, इसका हम सेवन कर सकते हैं। उसके बाद विरेचन कर सकते हैं, आयुर्वेदिक पंचकर्म। ये पित्त को कम करना है, रक्त मोक्षण कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड डोनेशन करना अच्छा लगता है, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो ब्लड डोनेशन हमेशा शरद ऋतु में ही कराने की कोशिश कीजिए। शरद ऋतु में किया हुआ ब्लड डोनेशन में क्या हो जाएगा? स्वार्थ भी हो जाएगा और परमार्थ भी हो जाएगा। अभी ये शरद ऋतु में हमें कौन सी चीजें वर्ज करनी चाहिए? ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। धूप में विहार, दिन भर में हमें भटकना नहीं चाहिए। क्षार द्रव्य, दधी, दही, दिवास्वाप, तैल नहीं, ये दिवास्वाप नहीं लेना है, दही नहीं खाना है, फ्राइड चीजें नहीं खानी है, औदक अनुपमांस नहीं लेना है। हंसोदक ये विशिष्ट टर्म है, ये परिभाषा है, ये शब्द विद्यार्थी गण को परीक्षा में पूछा जाता है। हंसोदक का मतलब क्या है? दिन में सूर्य किरणों के कारण तप्त हुए, रात्रि काल में चंद्र किरणों के कारण शीतल हुए, अगस्ती तारे के उदय के कारण निर्विष हुए जल, उसको क्या बोलते हैं? उसको हंसोदक कहा जाता है। ये शरद ऋतु में ही पाया जाता है। 6 के 6 ऋतु हमारे खत्म हो गए। आखिरी पार्ट जो है उसका नाम है ओक सात्म्य, जिसको हमने ट्रांसलेट किया है बैड एडेप्टेशन। क्या है मतलब ओक सात्म्य का? डेफिनेशन क्या है? यह हमेशा एसएक्यू के लिए पूछा जाएगा।
सेकंड ईयर बीएमएस के स्टूडेंट्स इसके ऊपर ध्यान दें। आपके चरक पूर्वार्ध के पेपर में कम से कम एक ऋतु की ऋतुचर्या बिल्कुल पूछी जाएगी। वो ऋतुचर्या का जो प्रश्न है वो एलएक्यू के लिए काम आ जाएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स। फिर जो 3 मार्क या 5 मार्क वाले जो एसएक्यू है उसमें ये ओक सातम्य का प्रश्न आने वाला है। इसका प्रश्न हमारी जो वाइवा रहेगी तो उसमें भी पूछा जाएगा कि बताइए ओक सातम्य का मतलब क्या है। श्लोक नंबर 49, उपशेते यत औचित्यात् ओकः सात्म्यम तत् उच्यते। लर्न बाय हार्ट। उपशेते यत औचित्यात् ओकः सात्म्यम तत् उच्यते। अपथ्यकर होकर भी केवल अभ्यास या आदत के कारण जो चीजें बाधा कर नहीं होती उसे ओकसात्म्य कहा जाता है। अपथ्य होकर भी आदत के कारण बाधा कर नहीं होती, जैसे कि धूमपान है, धूम्रपान स्मोकिंग, अकाल भोजन है, कई लोग सालों साल ये करते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ओकसात्म्य। मेरे प्यारे दोस्तों, उन पेशेंट को, उन लोगों को आपकी सलाह की जरूरत है। आप उन्हें कॉशस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां देखिए क्या लिखा है, अपितु अपितु ओकसात में हुए कार्य भी विशिष्ट मर्यादे के उपरांत, आफ्टर ए सर्टन लिमिट, विशिष्ट मर्यादा के उपरांत अनआरोग्यकारक होने की संभावना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि देखिए धूम्रपान, ठीक है मैं 10 साल धूम्रपान कर रहा हूं, एक आदि व्यक्ति बोले आपको, तो आप बोलेंगे सर मेरे को कुछ नहीं, कैंसर नहीं हो गया, कुछ ब्रोंकाइटिस नहीं है, खांसी नहीं आती, दम नहीं छाटता। अरे भैया ये आपका लक फैक्टर है, भाग्य है। फिर कौन से दिन आपको कैंसर डिटेक्ट हो जाएगी या कौन से दिन आपको खांसी की, ट्यूबरक्लोसिस की संभावना हो जाएगी, आपको भी पता नहीं हो जाएगा। तो ऐसा वार्निंग देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दिस इज नॉट एट ऑल ए वेरी गुड थिंग। ओ का साथ में ये चीज पेशेंट के लिए, कोई भी व्यक्ति के लिए अच्छी चीज नहीं है। श्लोक नंबर 50 देखिए, यहां पर देश सात्म्य और रोग सात्म्य की परिभाषा बताई गई है। देशानाम आमयानाम च, आमय का मतलब है रोग, आमय का मतलब है व्याधि। देशानाम आमयानाम च विपरीत गुणं गुणैः सात्म्यम इच्छन्ति सात्मज्ञाः चेष्टितम च आद्यम एव च। तो इसका अभी मैं आपको अर्थ बताने जाने वाला हूं। अर्थ क्या है इसका? आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान देश गुण के विपरीत गुणयुक्त भोज्य पदार्थ तथा देश गुण के विपरीत गुण वाले व्यायाम आदि विहार को देश सात्म्य मानते हैं। मैं दोहराता हूं यह बात, देश गुण के विपरीत, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप अनूप प्रदेश में रहते हैं, तो अनूप जो देश है उसके गुण है स्नेह, गौरव। इन गुणों के विपरीत जैसे कि रुक्षता है, लाघवता है, इसका सेवन करना, इस गुणयुक्त पदार्थ का सेवन करना है ना। और एक बात बता देता हूं मैं, कौन से गुणयुक्त भोज्य पदार्थ कौन से हो जाएंगे? जांगल या साधारण देशोत्पन्न पशु पक्षियों का मांस और मधु, ये किसके लिए ठीक रहेगा? आनूप देश में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये मधु या मध, हनी ठीक रहेगा। ये इसका समझ में आ गई बात? तो देश गुण के विपरीत गुण वाले व्यायाम इत्यादि विहार को देश सात्म्य मानते हैं। इसी प्रकार रोग के गुण
अर्थात रोग के कारण, रोग के लक्षण, रोग के प्रभाव आदि के विपरीत अथवा विपरीतार्थकारी औषध, आहार और विहार को रोग सात्म्य कहते हैं। तो सारांश में देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस अभ्यास में 4 प्रकार के सात्म्य कहे गए हैं। 4 प्रकार के सात्म्य लिखते जाइए आप। पहला वाला है ऋतु सात्म्य, दूसरा ओक सात्म्य, तीसरा देश सात्म्य और चौथा रोग सात्म्य। इसमें ऋतु सात्म्य से ओक सात्म्य, ओक सात्म्य से देश सात्म्य और देश सात्म्य से रोग सात्म्य बलवान होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ये सारांश की तरह से मैंने यहां पर लिखा है समरी ऑफ चैप्टर 6। इस अध्याय में संवत्सर के विभाग आपको समझ आए हैं, जैसे कि आदान और विसर्ग काल के अनुसार ऋतु विभाजन। इस अध्याय की हमने चर्चा की, इस अध्याय में इसकी चर्चा की। आदान काल का वर्णन भी मैंने कह दिया, विसर्ग काल का वर्णन भी बता दिया तथा ऋतुओं के अनुसार शरीर बल के बारे में भी मैंने चर्चा कर दी है। इस अध्याय में चैप्टर नंबर 6 में ऋतुचर्या, इसमें मैंने हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में विहित एवं निषिद्ध आहार विहार बता दिया। आगे चलकर मैंने ओक सात्म्य की बात बता दी। निरंतर सेवन करते रहने से जो अपथ्य होते हुए भी पथ्य बन जाता है, उसे, ये देखिए कर्सर, ओक सात्म्य कहते हैं। ये बात ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। निरंतर सेवन करते रहने से जो, ये देखिए, जो अपथ्य होते हुए भी पथ्य बन जाता है, उसे ओक सात्म्य कहते हैं। और आखिर वाला शब्द है सात्म्य। देश गुण तथा रोग गुण के विपरीत औषध, आहार और विहार को देश सात्म्य और रोग सात्म्य कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि देश सात्म्य और रोग सात्म्य की परिभाषा, डेफिनेशन इस अध्याय में चरक ऋषि ने बताई हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबका आभार प्रदर्शित करता हूं। आप सबको मैं विनंती करना चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप सबको शुभकामना देते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। मैं आप